नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। डीएवी मॉयल पब्लिक स्कूल हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज मैं आपकी कक्षा 9वीं में स्पर्श पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड से पाठ 3 एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा लेखिका बछेंद्री पाल के अगले भाग को पढ़ाने जा रहा हूँ। आइए एक सुंदर विचार के साथ आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं। संस्कृत का एक श्लोक है, आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महारिपु नास्तस्युद्यम समो बंधु कृत्वा यम न सीदति। अर्थात मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन उसमें बसने वाला आलस्य है। मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र उसका परिश्रम है और जो उसके साथ रहता है हमेशा, इसलिए वह दुखी नहीं रहता। अर्थात हम अपनी आलस्यता त्यागें और परिश्रम करते जाएं, तभी तो हम सुखी रह सकते हैं। आलस्यता को त्याग कर हम आगे बढ़ सकते हैं। ऐसी मेहनत, परिश्रम और सच्ची लगन के साथ लेखिका बछेंद्री पाल एवरेस्ट को फतह करती है। आइए जानते हैं कहानी के अगले भाग लेखिका क्या कहती है। लेखिका का एवरेस्ट दल 7 मार्च को दिल्ली से काठमांडू के लिए निकल गया था। अब वो बहुत आगे पहुंच गई, 6000 मीटर की ऊंचाई तक। बेस कैंप में पहुंचने से पहले हमें एक और मृत्यु की खबर मिली। अनुकूल न होने समय जो था अनुकूल नहीं था, इस कारण से जो रसोई सहायक थी उनकी मृत्यु हो गई थी। क्योंकि ऊपर चढ़ रहे थे तो वातावरण हमेशा परिवर्तित होते रहता था। निश्चित रूप से हम एक आशाजनक स्थिति में नहीं चल रहे थे कि क्या करें क्या ना करें, ऐसी दुविधा हमारे मन में थी। बछेंद्री पाल कहती कि एवरेस्ट शिखर को मैंने पहले 2 बार देखा था, लेकिन एक दूरी से देखा था। बेस कैंप पर जैसे ही पहुंचने पर दूसरे दिन मैंने एवरेस्ट पर्वत तथा इसकी अन्य श्रेणियों को देखा। अलग अलग जो श्रेणी है, अलग अलग जो भाग है, उनको मैंने देखा। मैं भौचक्की हो गई, आश्चर्यचकित हो गई और खड़े होकर रह गई। एवरेस्ट लॉस से और नुस्खे की ऊंचाइयों से घिरी बर्फीली टेढ़ी मेढ़ी नदी को मैं देखकर निहारती रही। वाह, कितना सुंदर दृश्य, मन मोह लेने वाला। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ और ऊपर नदियाँ, कितनी मनोरम नदियाँ, बहुत ही सुंदर। लेखिका आगे बताती है, हिमपात पर अपने आप में एक तरह से बर्फ के खंडों का अव्यवस्थित ढंग से गिरना ही था। जो हिमपात है, बर्फ की जो टुकड़े हैं, बर्फ के टुकड़े हैं, वो गिरते थे। लेखिका कहती है कि उन्हें बताया गया था कि ग्लेशियर के बहने से अक्सर बर्फ में हलचल हो जाती थी, जिससे बड़ी बड़ी बर्फ की चट्टानें तत्काल गिर जाती थी और अन्य कारणों से भी अचानक प्रायः खतरनाक स्थिति धारण कर लेती थी। बर्फ का गिरना, बड़े बड़े हिमखंडों का गिरना, ये आम बात थी। सीधे धरातल पर दरार पड़ने का विचार और इस दरार का गहरे चौड़े हिमविदर में बदल जाने का मात्र ख्याल ही बहुत डरावना होता था कि कहीं ये बर्फ के टुकड़े जहाँ पर हम खड़े हैं वो फट ना जाए और फटकर उसमें हम धंस न जाए। यदि फटे तो हिमखंड है, धंस गए तो हम भी अंदर चले जाएं। ऐसी मन में डर लगे रहती थी, ऐसा लेखिका कहते हैं। इससे भी ज़्यादा भयानक इस बात की जानकारी थी कि हमारे संपूर्ण जो प्रवास था, उनके दौरान हिमपात लगभग 1 दर्जन जो और आरोही थे, जो चढ़ने वाले थे, और जितने भी कुली थे, उनको प्रतिदिन छूता रहेगा। ये जो हिम की या बर्फ की जो बादलें हैं,
दूसरे दिन नए आने वाले अपने अधिकांश सामान को हम हिमपात के आधे रास्ते तक ले गए। डॉक्टर मीनू मेहता ने हमें एल्युमिनियम की सीढ़ियों के अस्थायी पुलों को बनाना सिखाया, लट्ठे और रस्सी का उपयोग करना सिखाया, बर्फ की आड़ी तिरछी दीवारों पर रस्सियों को बांधना, और हमारे अग्रिम दल के जो अभियांत्रिकी इंजीनियर उनके कार्यों के बारे में हमें विस्तृत रूप से जानकारी देने का काम डॉक्टर मीनू मेहता ने किया। फिर तीसरे दिन हिमपात से कैंप 1 तक सामान ढोकर चढ़ाई का अभ्यास हम करने के लिए निश्चित हुए। रीता गोम्बो तथा मैं साथ साथ चढ़ रहे थे दोनों। हमारे पास एक वॉकी टॉकी था जिससे हम अपने हर कदम की जानकारी बेस कैंप को दे रहे थे। लेखिका बचेंद्री पाल कहती कि उनके पास एक वॉकी टॉकी था और उनके साथ रीता गोम्बो भी थी जो साथ में चढ़ रहे थे, और कहाँ तक पहुँचे इसकी जानकारी वे बेस कैंप को दे रहे थे। कर्नल खुल्लर उस समय बहुत खुश हुए जब हमने उन्हें अपने पहुँचने की सूचना दी, क्योंकि कैंप 1 पर पहुँचने वाली केवल हम 2 ही महिलाएँ थीं, एक तो रीता गोम्बो और दूसरी मैं अर्थात बचेंद्री पाल। अंगदौर जी, लोबसांग और गगन बिस्सन तथा साउथ पोल पर पहुंच गए और 29 अप्रैल को 7,900 मीटर पर उन्होंने कैंप 4 लगाया। यह संतोषजनक प्रगति थी। 7,900 मीटर, वो भी समुद्र तल से ऊपर की दूरी पर एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए कैंप 4 लगाया गया। जब मैं अप्रैल में मैं बेस कैंप में थी, तेंजिंग अपनी छोटी सुपुत्री डेकी के साथ हमारे पास आए। उन्होंने इस बात पर विशेष महत्व दिया कि दल के प्रत्येक सदस्य और प्रत्येक शेरपा कुली से बातचीत की जाए, उनका मनोबल बढ़ाया जाए। जब मेरी बारी आई, मैंने अपना परिचय यह कर दिया कि मैं बिल्कुल ही नौसिखिया हूँ और एवरेस्ट मेरा पहला अभियान है। तेंजिंग हंस दिए और मुझसे कहने लगे कि एवरेस्ट उनके लिए भी पहला अभियान है, लेकिन यह भी स्पष्ट किया कि शिखर पर पहुंचने से पहले उन्हें 7 बार एवरेस्ट जाना पड़ा था। अर्थात लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। ये कहावत को चरितार्थ करते हुए फिर अपना हाथ मेरे कंधे पर रखते हुए कहा, तुम एक पक्की पर्वतीय लड़की लगती हो, तुम्हें तो शिखर पर पहले ही प्रयास में पहुंच जाना चाहिए। ऐसे कहते हुए उनका मनोबल बढ़ाने लगे। 15-16 मई सन 1984 को बुद्ध पूर्णिमा के दिन मैं अर्थात लेखिका बचेंद्री पाल लाहौर की बर्फीली सीधी ढलान पर लगाए गए सुंदर रंगीन नायलॉन के बने तंबू के कैंप 3 में थी। कितना आनंद अनुभव हो रहा था इस बर्फीली पहाड़ पे चढ़कर, और एक डर भी था कहीं वातावरण बिगड़ न जाए। कैंप में 10 और व्यक्ति थे। लोबसांग, तसारिंग मेरे तंबू में ही थे, एंडी शेरपा तथा और 8 अन्य शरीर से बहुत मजबूत और ऊंचाइयों में रहने वाले शेरपा दूसरे तंबू में थे। मैं गहरी नींद में सोई हुई थी कि रात के 12:30 बजे लगभग मेरे सिर के पिछले हिस्से से एक सख्त चीज के टकराने से मेरी नींद अचानक खुल गई और जोरदार धमाका भी हुआ। तभी मुझे महसूस हुआ कि एक ठंडी बहुत भारी कोई चीज मेरे शरीर पर मुझे कुचलती हुई चल रही थी, और मुझे सांस लेने में कठिनाई हो रही थी क्योंकि ऊपर ऑक्सीजन का दबाव कम हो जाता है, ऑक्सीजन कम होने लगती है। बर्फ का टुकड़ा ही गिरा था शायद, मगर उसके बाद क्या घटना हुई ये तो अगले वीडियो में बच्चों को प्रस्तुत करेंगे। अगले वीडियो में बताएंगे कि आगे क्या हुआ होगा। अभी आप अपने अभ्यास पुस्तिका निकाल कर दिए गए प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। आशा करता हूँ कि पाठ आपको अच्छे से समझ आया होगा। साउथ पोल कैंप पहुंचकर लेखिका बचेंद्री पाल ने अगले दिन की महत्वपूर्ण चढ़ाई की तैयारी कैसे की, ये पाठ के आधार पर लिखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में अगले भाग के साथ
पुनः मिलते हैं।